वेलकम जी। मैं हूं मोहम्मद जाहिद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ट्रैवल एंड टेल। ट्रैवल एंड टेल एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं मुख्तलिफ जगहों की सैर करता हूं और सारी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। मैं एक शहर से दूसरे शहर जाते हुए सारा रास्ता आप लोगों के लिए शूट करता हूं और अपने चैनल पर डालता हूं। हाईवेज एंड मोटरवेज ट्रैवल के नाम से प्लेलिस्ट है मेरी। उसका मकसद ये होता है कि अगर आप लोग उस इलाके का सफ़र करते हैं तो रोड कंडीशन, वहाँ की सारी सूरत हाल पहले से आपके इल्म में हो और ये मालूमात आपके काम हो। हमारा आज का जो ट्रैवल है ये बहावल नगर से चिश्तियाँ तक का ट्रैवल है। बहावल नगर मशरकी साइड पे पंजाब में जो है, या पाकिस्तान की सदर्न साइड पे कह लें, पंजाब का आखिरी डिस्ट्रिक्ट है, आखिरी ज़िला है पंजाब का। इससे आगे फिर पाकिस्तान इंडिया की जो बॉर्डर है वो है, वो बिल्कुल ये किनारे पे ही है, इतना ज़्यादा फासला यहाँ से नहीं है बॉर्डर का बहावल नगर से। बहावल नगर ज़िला है। चिश्तियाँ बहावल नगर की एक तहसील है। चिश्तियाँ का पूरा नाम चिश्तियाँ शरीफ है। बहावल नगर से चिश्तियाँ का जो फासला है वो तकरीबन 45 किलोमीटर है। टू वे रोड है, लेकिन रोड अच्छा है, मेंटेन्ड है, स्मूथ है। बहावल नगर जो है ये बहावलपुर डिवीज़न का ज़िला है और ये शुरू से ही रियासत बहावल नगर के कंट्रोल में रहा है। तो ये रोड बहावल नगर को बहावलपुर से मिलाने वाला रोड है। यहाँ पे ये टू वे है। हासलपुर से आगे चिश्तियाँ से हासलपुर तक भी टू वे है। हासलपुर से बहावलपुर तक वन वे रोड बन गया हुआ है। तो ये 45 किलोमीटर का सफ़र है। शहर चिश्तियाँ भी छोटा सा शहर है, तहसील है। बहावल नगर भी कोई इतना ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है, बहुत ज़्यादा आबादी भी नहीं है, तो शहर फौरन ही ख़त्म हो जाता है। शहर से बाहर जो ही आप निकलते हैं तो दोनों तरफ जो है ना रोड के खुला एरिया आ जाता है। यहाँ पे ये इलाका सेम थोर का शिकार इलाका है और कुछ सहराई टच भी है, क्योंकि ये चोलिस्तान के किनारे पे आबाद है। इस पूरे रोड को बहावल नगर से बहावलपुर रहीम यार खान तक, आप इस पूरे रोड को जो है ना आप चोलिस्तान का जो है ना पाकिस्तान की तरफ बाउंड्री कह सकते हैं। इसके लेफ्ट साइड के ऊपर चोलिस्तान ही है पूरा एरिया। कुछ आबाद हो चुका है, कुछ गैर आबाद है, या शुरू में आबाद है, 5, 7, 10 किलोमीटर के बाद फिर सहरा शुरू हो जाता है। तो ये पूरा एक किस्म की उसकी बाउंड्री है चोलिस्तान की। बहावल नगर से चिश्तियाँ जाते हुए रास्ते में कोई बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री या बहुत ज़्यादा आबादी नहीं आती। मदरसा के नाम से सिर्फ एक टाउन आता है जो काबिल ज़िक्र है। इसके अलावा जो है कोई छोटी मोटी बस्ती या कोई एक दो घरों की जगह आ जाए तो अलहदा बात है, वरना कोई इस तरह की जो है ना ख़ास काबिल ज़िक्र जगह नहीं आती। और दरख्त भी साइडों पे बहुत ज़्यादा नहीं है। एक बियाबान का सा तासुर है, कुछ झाड़ियाँ नुमा दरख्त, जो छोटे छोटे दरख्त हैं कुछ, लेकिन उस तरह की प्लांटेशन नज़र नहीं आती। उसकी वजह यही है कि ये इलाका एक तो सहराई है, दूसरा सेम थोर का शिकार भी है। फिर इस इलाके को दरियाए सतलुज जो है वो सैराब करता था, और ये बहावल नगर का एरिया जो है ये पूरा ये इंडियन बॉर्डर और जो दरियाए सतलुज है उसके दरमियान का एरिया है। और इसके पास से ही एक और दरियाए ब्यास गुजरता था।
कि सिंध तास मुआहदे में दोनों दरिया जो है इंडिया के हिस्से में आए थे, तो ये दरिया ब्यास तो ख़त्म हो चुका है, सतलुज में भी पानी ना होने के बराबर है। बरसाती पानी आ जाए या कोई फ्लड के दिनों में उसमें जो पानी छोड़ा जाता है, या उसके अलावा कोई राब्ता नहरों के ज़रिए थोड़ा बहुत पानी जो छोड़ा जाता है वही है। बाकी अमली तौर पे ये दरिया खुश्क हो चुका है। दरियाए ब्यास ख़त्म हो चुका है और दरियाए सतलुज खुश्क हो चुका है। तो उसके ये असरात हैं कि आपको सेम थोर भी नज़र आएगा इस इलाके में और दरख्त भी ज़्यादा नज़र नहीं आएंगे। वसी आपको जो है ना बियाबान नज़र आएगा। आबादी ज़्यादा ना होने और दूर दूर आबादी होने की वजह से रोड के ऊपर जो है आपको मोटरसाइकिलों, रेडियों और इस तरह की छोटी ट्रैफिक जो है ना उसका कम रश मिलता है। वरना जो बड़े शहर हैं जिनकी आबादी ज़्यादा है और जिनके साइडों पर भी छोटे छोटे टाउन्स ज़्यादा आबाद हैं, उसमें रोड के ऊपर आपको बहुत गहमा गहमी नज़र आती है। ख़ास तौर पे साइकिलों, मोटरसाइकिलों, रेडियों का रश बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे क्योंकि आबादी भी कम है और दूर दूर है, तो उस वजह से रोड आपको खाली खाली नज़र आता है। और फिर ये एक किस्म का दूर अफ्तादा भी है। फिर इस एरिए में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ नहीं हैं, तो लोग कारोबार के सिलसिले में बड़े शहरों में जाना पसंद करते हैं। पसंद क्या करते हैं, बेचारों की मजबूरी है कि अपना शहर छोड़ के उनको रोज़ी रोज़गार के वास्ते जो है ना बड़े शहरों मुल्तान, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, इवन साहिवाल शिफ्ट होना पड़ता है। इस एरिए में ज़राअत होती है लेकिन उस लेवल पे उस तरह की नहीं है। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जो है ना, या तो सोलर के ऊपर ट्यूबवेल अब काफ़ी लगने शुरू हो गए हैं, ज़मीनी पानी को इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो है ज़मीनी पानी भी क्योंकि बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है, उसका तरीका ये होता है उसको नहरी पानी के साथ मिक्स करके लगाते हैं। तो वो सारा यहाँ पे सिलसिला चल रहा है, उस वजह से अब कुछ ना कुछ फसल होनी शुरू हो गई है। ये इलाका जो है ये पाकिस्तान के गर्म तरीन इलाकों में शुमार होता है और यहाँ पे बारिशें भी बहुत कम होती हैं। गर्मियों में यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो डे टाइम में 54 डिग्री सेंटीग्रेड, 54 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी चला जाता है। और सर्दियों में उसी हिसाब से यहाँ पे सर्दी पड़ती है लेकिन कम पड़ती है। गर्मियों में गर्मी के अलावा यहाँ पे फिर एक और भी चक्कर होता है कि ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे यहाँ आंधी तूफान आता है। बहुत तेज़ हवा चलती है शाम को या डे टाइम में, रात में, और तूफानी किस्म की हवा चलती है और आंधी आती रहती है यहाँ पे। क्योंकि एक तरफ सहरा है, फिर उसमें से जो मतलब शाम के टाइम में जब भी टेम्परेचर को डिफरेंस आता है तो फिर उसके लिए तूफानी किस्म की हवा चलती है। यहाँ कुछ 2 साल पहले एक बड़ी मुसीबत एक और भी आई थी इस एरिए में, चोलिस्तान के एरिए में और इस सारे एरिए में, कि टिड्डी दल उसने हमला कर दिया था। लाखों करोड़ों की तादाद में जो टिड्डियाँ, जो मकड़ियाँ हैं वो यहाँ पे आ गई थी। फसलों का, दरख्तों का और झाड़ियों का बहुत नुकसान किया था उन्होंने। बहुत मुश्किल से कंट्रोल हुई हैं। अभी खैर वो कंट्रोल में हैं, कम हैं। अभी तो वो कम हो गई हुई हैं, कम कर दी हैं कुछ, लेकिन उन्होंने नुकसान बहुत ज़्यादा किया था और वो करोड़ों की तादाद में थी। जब वो किसी जगह पहुंच जाती थी तो फिर उसे रोकना मुमकिन नहीं रहता था। वो सेकंडों में हर सब्ज चीज़ का सफाया कर देती थी, क्योंकि तादाद में इतनी ज़्यादा होती थी। अगर किसी दरख्त के ऊपर वो उतरती थी तो दरख्त का 1 सेकंड में तिया पांचा कर देती थी।
बहरहाल शुक्र है कि वो मुसीबत टली और कई साल ही लगे उसको कंट्रोल करने में, लेकिन कंट्रोल हो गई। अभी इस तरह का कोई इशू नहीं है। अच्छा, शायद आप लोगों के भी इल्म में हो, मुझे पहले तो मालूम नहीं था। उन दिनों में मेरा यहाँ पे एक दफ़ा चक्कर लगा था, मैंने उसे देखा था और मेरे सुनने में आया कि लोग टिड्डी जो है उसको पका के खा जाते हैं। इस्लाम में भी शायद उसकी मनाही नहीं है, हलाल करार दिया गया है उसको। बहरहाल उसमें कोई चीज़, मुझे तो ऐसी, मैंने उसको देखा तो मुझे उसमें कोई ऐसी खाने वाली चीज़ नज़र तो नहीं आई, लेकिन जैसे समुद्री खुराक में लोग झींगे केकड़े खाते हैं, तो वो झींगा टाइप की ही उसमें से कोई चीज़ निकल आती होगी अगर वो खाते होंगे तो, वरना तो वो पार होते हैं और वो ऐसे हड्डियां सी, उसमें क्या चीज़ है खाने वाली, मुझे तो नहीं समझ आती। लेकिन क्योंकि इस्लाम ने भी इजाज़त दी हुई है और लोगों ने मतलब उसको खाने का दावा किया है कि हमने तो पका के उसकी कोई कढ़ाइयाँ बना के और बिरयानियाँ बना के खाया है, तो कुछ तो होगा जिसको वो लोग खाते रहे हैं। बहरहाल ये है कि दिल माने जिसका वो खा ले, जिसका ना दिल माने वो ना खाए। और वैसे भी जिस तरह के हालात हैं, अगर वो हर फसल का, हर चीज़ का उसने सफाया ही कर दिया तो फिर लोगों को खाने के लिए कुछ तो चाहिए है। तो हो सकता है इसमें यही मसलहत हो उसको जो है ना हलाल करार देने की, कि उसको कंट्रोल करने के लिए और उसको नुकसान का अजाला जो उसने किया है उसको करने के लिए फिर उसको खाने की इजाज़त दी है। और उसमें ज़ाहिर प्रोटीन तो होती होगी ताकि लोग उसको पकड़ें, खा के उसका सफाया कर दें। जैसे ताउन आता है तो चूहे मारने के ऊपर गवर्नमेंट जो है इनाम रख देती है कि एक चूहे के आपको 100, 50 या 500 रुपये मिलेंगे, जो शहरी जितने चूहों का सफाया करेगा उतने पैसे ले लेगा। तो उसका मकसद यही होता है कि लोग मोटिवेट हों और चूहों का सफाया कर दें और उस मूजी मर्ज से, वबा से छुटकारा पाया जाए। तो टिड्डी दल भी जो है ये एक मूजी वबा की तरह ही फैलती है। तो उसको ख़त्म करने के लिए ये भी एक अच्छा तरीका है कि उसको हलाल करार दिया गया है और उसको खाने की इजाज़त दी गई है, जिसका फ़ायदा ये है क्योंकि वो हर सब्ज़ चीज़, जितनी जो ज़राअत है, जितनी फसलें लगी खड़ी हैं उनका सफाया कर देती है। तो लोग प्रोटीन के लिए उसको खाएंगे और उस मोटिवेशन में उसको पकड़ेंगे और खाएंगे तो वो उसका सफाया हो जाएगा। कोई भी बात हिकमत से खाली नहीं होती है वैसे। तो बहरहाल ये तो 2 साल पहले का वाक़या है। 5 साल तक उसने इस एरिए में तबाही मचाई थी, 3 से 5 साल तक। अब शुक्र है अल्लाह का कि वो कंट्रोल है। अच्छा, ये चिश्तियाँ और बहावलनगर का जो एरिया है, इसमें बॉर्डर के साथ साथ हिंदू मज़हब के लोग भी आबाद हैं। बहुत ज़्यादा, लाखों में तो तादाद नहीं है, सैकड़ों में या चले हज़ारों में हो सकती है, लेकिन यहाँ पे हिंदू मज़हब के लोग भी आबाद हैं और इक्का दुक्का आपको नज़र आ जाते हैं। लेकिन क्योंकि माइनॉरिटी है और है तो पाकिस्तानी, हमसे मज़हब उनका डिफरेंट है, आबाद हैं यहाँ पे। अच्छा, अभी एक रीसेंट जो अभी सीज़न चल रहा है, अभी आज मई की 25 तारीख है जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये पिछले तकरीबन 3 महीने से क्लाइमेट चेंज जो है उसके असरात चल रहे हैं इस एरिए में, जिसकी वजह से अनयूजुअल हैवी रेनफॉल्स हो रही हैं और यालाबारी भी हो रही है। यालाबारी की वजह से इस दफ़ा बहुत नुकसान भी हुआ। बड़े
लंबी लंबी पट्टियों की शक्ल में ज़ालाबारी होती है, और वो भी अपनी ज़द में आने वाली जो ज़राअत है, जो फसलें हैं, उसको तबाह कर देती है। तो इस दफ़ा जब गंदम जो है वो दाना पड़ चुका था, सिट्टा गंदम पकने के करीब थी, तो उस वक़्त ज़ालाबारी हुई, जिसकी वजह से बज़ाहिर ये लग रहा था कि नुकसान बहुत ज़्यादा होगा और शायद गंदम जो है ना वो नापैद हो जाए, इजीली ना मिल सके। लेकिन अल्लाह पाक ने अपना खुसूसी फजलो करम करते हुए कुछ ऐसा किया कि जहाँ पे कभी गंदम 40 मन से ज़्यादा जिस एकड़ से नहीं हुई थी, वहाँ पे एवरेज जो है वो 50-60 मन को टच कर गई। इतनी ज़्यादा माशाल्लाह गंदम हुई, हालांकि ज़ालाबारी से फसल तबाह हो चुकी थी। कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि इतनी एवरेज आ जाएगी। तो ये अल्लाह पाक ने अपना खुसूसी फजलो करम ही किया कि उसने ज़ालाबारी से तबाह हाल गंदम में इतनी बरकत डाल दी कि वो आज तक कभी इतनी एवरेज नहीं हुई थी। तो उससे ये हुआ है कि गंदम लोगों के पास वाफर मिकदार में है और गंदम की कमी का या उसके नापैद होने का खदशा कम हो गया है, और ब्लैक होने का और महंगे होने का भी अब कोई इम्कान नहीं रहा। शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह पाक ने ये करम किया। चलें जी, बातों बातों में फिर हम लोग चिश्तियाँ पहुंच गए हैं। शहर के आसार आपको नज़र आ रहे होंगे। बहावल नगर से चिश्तियाँ हाईवे पे ट्रैवल करते हुए जो एक चीज़ मैंने नोट की है वो ये है कि लोग जो अपनी सेफ्टी का बिल्कुल ख्याल नहीं करते। अगर मोटरसाइकिल सवार हैं तो बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल चला रहे हैं। जो गाड़ियां ड्राइव कर रहे हैं, किसी ने कोई सीट बेल्ट बांधने का तकल्लुफ नहीं किया। अगर आप हेलमेट पहनते हैं या सीट बेल्ट बांधते हैं तो उसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ आपकी ज़ात को ही होता है। आप महफूज रहते हैं। खुदा ना खास्ता किसी हादसे की सूरत में ज़्यादा नुकसान से बचने की उम्मीद होती है। तो इस चीज़ का ख्याल रखा करें ताकि आप लौट कर वापस अपने प्यारों में खुशो खुरम जा सकें। जो चिश्तियाँ और बहावल नगर शहर और रास्ता जो है बड़ा पुरसकून एरिया है, बड़े ठंडे मिजाज के लोग हैं। हालांकि जो शहर हैं इनका मिजाज गर्म है, लेकिन लोगों का मिजाज ठंडा, अच्छा, बड़े तमीज़दार लोग हैं। तो उम्मीद है यार आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन को भी ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आपकी जो है वो मालूमात में इजाफा हो, आप नई नई जगह देख सकें, नई जगहों के बारे में आपको मालूमात मिल सकें। इस तरह से आप घर बैठे ना सिर्फ मुख्तलिफ जगह देख सकते हैं बल्कि वहाँ के बारे में मालूमात भी आपको मेरी वीडियो में मिल जाती हैं। आखिर में आप लोगों के लिए आसानियों की दुआ। अल्लाह पाक आप सबको आसानियाँ दे और आगे आसानियाँ तकसीम करने का हिम्मत और हौसला दे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। खुश रहें और खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।